नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे MMS एग्ज़ाम पार्ट सेकंड SAT स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन रहेंगे 91 से लेकर के 91 टू 180 तक इसमें क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट रहेगा सेकंड SAT स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन 91 है, दूरी समय ग्राफ जब वस्तु विश्राम अवस्था में होती है तब निम्न में से सही दूरी समय ग्राफ होगा, जहां S दूरी को शो करता है, T समय को शो करता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वस्तु है वो विश्राम अवस्था में है, वस्तु विश्राम अवस्था में है और जो समय के साथ है ना वो स्थिति नहीं बदल रही है। तो इस कौन से आप ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट देख पाओगे, तो वो आप ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें आप बिल्कुल सही देख पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। चार बच्चों को लोटनिक स्थितिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन करना है। तो यहाँ से तीन तरह के घर्षण हैं, लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर आप फ्रिक्शन की बात करें, घर्षण की बात करें, तो वो आता है सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत में स्थैतिक। स्थितिक आता है, दूसरे नंबर पे आता है सर्पी घर्षण, जिसके अंदर क्या होता है, चीज़ें एक जो वस्तु है दूसरी वस्तु पर फिसलती है तब ये बल काम करता है। और तीसरे नंबर पे आता है लोटनिक, जिसके अंदर क्या होता है, एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जैसे जो पहिया और गेंद है। सबसे जो कमज़ोर घर्षण बल यही होता है। तो उनको अगर घटते क्रम में लगाना है तो सबसे पहले आएगा स्थितिक, उसके बाद में आएगा सर्पी, फिर आएगा लोटनिक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। यदि कोई पिंड समान दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, समान दूरी तय करने में अगर समय कम ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी जो गति क्या होगी, वो होगी मैक्सिमम, अधिकतम होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94। 15 मजदूर किसी खेत की जुताई 48 घंटों में कर सकते हैं। यदि उसी खेत की 30 घंटों में जुताई करनी हो तो कितने मजदूर चाहिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे कि 15 मजदूर किसी काम को वो 48 घंटों में कर रहे हैं। हमें बताना है कि अगर 30 घंटों के अंदर जुताई करनी है तो कितने आदमी चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं M2। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो जो 30 गुना में है वो इधर जा करके डिवाइड में आ जाएगा, 15 इंटू 48 डिवाइड बाई 30। नीचे वाले 30 को ऊपर वाले 15 से 15 दूना 30 और नीचे वाले 2 से क्या कर सकते हैं, इसको 48 को कट कर सकते हैं, कितना आ जाए 24। तो M2 यानी जितने आदमी की संख्या की जरूरत है वो कितने आएंगे, 24। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संकटग्रस्त प्रजातियां ऐसी प्रजाति जिसके लुप्त होने या विलुप्त होने का खतरा है, बिल्कुल सही है। हमें बताना है कि सही नहीं है, वो चूज़ करना है। अगला, स्थानिक प्रजातियां ऐसी प्रजाति जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। विलुप्त प्रजातियां ऐसी प्रजाति जो पूरी तरह से विलुप्त होगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन है रेड डाटा बुक, लाल पृष्ठों वाली किताब। नहीं, रेड डाटा जो बुक होती है वो क्या होती है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन स्तंभ ए के अंदर आप देख पा रहे हो बैसिलस एंथ्रेसिस, तो बिल्कुल इसका एग्जैक्ट सामने ही लिखा हुआ है, तो पहले का ये एंथ्रेक्स ही हो जाएगा। जीवाणु, जीवाणु किस से होने वाला रोग कौन सा है, पैचिस। और प्रोटोजोआ से होने वाला मलेरिया, विषाणु से होने वाला चिकन पॉक्स। तो इसमें यह कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
इसमें ए का पहला और बी का तीसरा हो, सी का दूसरा और डी का चौथा हो, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 97। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अधिक खाद सोखते हैं? नहीं। क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते? बिल्कुल गलत है, करते हैं। क्योंकि राइजोबियम जीवाणु इनकी जड़ों में रहते हैं? बिल्कुल सही बात है, जो राइजोबियम जीवाणु है वो इनकी जड़ों में रहते हैं। और चौथा, क्योंकि प्रोटीन का उत्पादन नहीं करते? बिल्कुल ही गलत है, प्रोटीन का उत्पादन बिल्कुल करते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98। किस लेंस को अभिसारी लेंस के रूप में जाना जाता है? तो अभिसारी लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस के बारे में पूछा है तो वो कौन सा होएगा अपना? उत्तल लेंस होएगा, कन्वेक्स लेंस होएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। अभिकथन ए, लैंगिक प्रजनन में युग्मनज एक नए जीव में विकसित होता है। तो बिल्कुल सही बात है ये तो। अभिकथन लैंगिक प्रजनन के अंदर सेक्सुअल जो उसमें क्या होता है, युग्मनज एक नए जीव में विकसित होता है। ओके। अलैंगिक प्रजनन में युग्मनज एक नए जीव में विकसित होने में सक्षम नहीं होता। हालांकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, उसमें युग्मनज का निर्माण ही नहीं होता। तो ये जो कारण है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। यहाँ भी कह रहा है कि दोनों से, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अभिकथन सही है, लेकिन उसका जो कारण कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। किसी वन खाद्य श्रृंखला में यदि सभी बाघ लुप्त हो जाएं तो तत्काल प्रभाव क्या होगा? अगर वन खाद्य श्रृंखला में सभी बाघ लुप्त हो जाएंगे तो हिरणों की जनसंख्या में वृद्धि होगी। घास की जनसंख्या, अगर हिरण ज़्यादा हो जाएंगे तो घास में कमी आ जाएगी। तीसरा ऑप्शन है वन पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन। तो तीसरा ऑप्शन है वन पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, 101 की ओर। निम्नलिखित का मिलान करें। फर्स्ट जो है यहाँ पर हार्मोन्स दिए हुए हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। तो देखते हैं इनको। तो एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन जो महिलाओं के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास, और टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों में मिलता है, उसमें लड़कों में गहरी आवाज़, वृद्धि हार्मोन ऊंचाई में वृद्धि, इंसुलिन शर्करा के स्तर का नियंत्रण करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 है उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? लोटनिक घर्षण, गतिज घर्षण, स्थैतिक घर्षण, कर्षण। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ कर्षण, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रैग, DRAG। तरल पदार्थों जिसके अंदर क्या होता है, अपना जो द्रव चीज़ें आती है और जो गैस वाली जो चीज़ें आती है, वहाँ पर जो पूछा फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, तो वो लगेगा कर्षण यानी ड्रैग। क्वेश्चन नंबर 103। फसल के पौधों पर खरपतवारों के हानिकारक प्रभावों के बारे में कथनों का सही संयोजन चूज करना है। खरपतवार के बारे में, वे कटाई में बाधा डालते हैं, यस। वे पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। वे पानी, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए फसल के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, बिल्कुल सही। फसल के पौधों को स्वस्थ रूप से बढ़ने में मदद करते हैं, बिल्कुल गलत रहेगा ये चौथा जो पॉइंट है। इस हिसाब से यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों की जो कथन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 104। अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? जो कनकेव मिरर है उसके बारे में पूछा है कि किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है।
तो वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। वहीं अगर बात करें कि अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ होता है, तो जैसे कि अपने पास सेविंग जो मिरर होता है वहाँ यूज़ होता है सेविंग मिरर। और सेकंड बात करें तो जो सोलर भट्टी के अंदर यूज़ होता है, और जो गाड़ी उनके जो टॉर्च लाइट है उनमें यूज़ होता है। सेकंड जो चीज़ अगर बात करें, अगर पूछ लेते उत्तल दर्पण के बारे में, कन्वेक्स अगर मिरर के बारे में पूछे, तो कन्वेक्स उत्तल दर्पण वो क्या करता है, हमेशा हमेशा आभासी, वो हमेशा आभासी बनाता है और सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनता है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है, जो वाहनों का जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर के अंदर क्या होता है, उसका उत्तल दर्पण का यूज़ होता है ताकि जो पीछे का दृश्य वो देखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 105, विभिन्न कृषि अभिकथन ए के अंदर क्या चीज़ें दी हुई है, विभिन्न कृषि तकनीकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। कृषि अगर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, कृषि तकनीक का अगर आप यूज़ करेंगे तो फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। कारण, कृषि तकनीकों के प्रयोग से मृदा उर्वरता और जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ें सही नज़र आ रही है और वो उसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो जो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही कथन है और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से सही उभयलिंगी पुष्प की पहचान करनी है। तो उभयलिंगी पुष्प बात करें तो जिस तरह से जो अपने पास ऐसे फूल जिनमें नर जनन अंग होता है, एक होता है पुंकेसर जिसे आप अंग्रेजी में स्टेमन बोलते हैं, और एक होता है अपने पास जो स्त्री जो मादा जनन अंग जिसे हम बोलते हैं स्त्री केशर। तो जो दोनों एक ही फूल में मौजूद होते हैं तो वो उभयलिंगी पुष्प होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा जो सभी उभयलिंगी पुष्प की पहचान करता हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे पूछ लेता उभयलिंग की बजाय, अगर वो पूछ लेता यहाँ एक लिंगी अगर पूछ लेता, तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल सही होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, किस वैज्ञानिक ने 1752 में दर्शाया कि बिजली और कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से एक ही परिघटना है। तो वो बताने वाले ऐसे साइंटिस्ट कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन लाइफ के लिए एक स्कूल इको क्लब एक संरक्षण परियोजना तैयार करना चाहता है, निम्नलिखित में से क्या जैव विविधता संरक्षण में सर्वोत्तम योगदान देगा। तो ये मिशन लाइफ एक स्कूल के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें पूछा है कि जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में कौन सा यहाँ पर सही रहेगा। पुनः उपयोग के लिए प्लास्टिक बैग एकत्रित करना, वृक्षारोपण और जागरूकता अभियान आयोजित करना, कक्षाओं के लिए एयर कंडीशनर खरीदना, खेलों के मैदान के लिए पेड़ों की कटाई। तो यहाँ पर ये तीसरा चौथा तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर पूछा है कि जैव विविधता संरक्षण के अंदर तो क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और जागरूकता अवेयरनेस जो कंपेन वगैरह चलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। 109 नंबर क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। तो कॉलम ए के अंदर कौन कौन सी स्थिति दी गई है। एक किसान के खेत में पत्तियां पीली पड़ रही है, किसान के खेत में अगर पत्तियां पीली पड़ रही है तो क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, फिर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दूसरे के अंदर आ गया। एक गांव में अगर बार बार सूखा पड़ता है तो उर्वरता बहाल करने के लिए फसल चक्कर करना। गेहूं के खेत में खरपतवार उगाए हैं तो क्या करना चाहिए, 2,4-D जैसे खरपतवार नाशकों का प्रयोग करना चाहिए। सी का तीसरा गया। गन्ने पर अगर तना छेदक कीट आ गए हैं तो वहां पर कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। ये बी का जो है ना, धान स्थिर जल में उगाया जाता है तो ये ई का पहला आएगा, ई का फर्स्ट आएगा।
और यहाँ एक गांव में अगर बार बार सूखा पड़ रहा है तो ये जलवायु आवश्यकताओं के आधार पर फसल का चयन, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ध्यान रखना कि बी का 5वां रहेगा और ई का पहला रहेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर नज़र आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर नज़र आ रहा है। ए का 2, बी का 5वां और सी का 3, डी का 4, ई का पहला। क्वेश्चन नंबर 110, प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है? ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की आवृत्ति, समय अवधि। तो ध्वनि की तीव्रता या जो प्रबलता है वो ध्वनि के आयाम पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? अमुक्तमाल्यद जो कि तेलुगु भाषा में रचा गया एक ग्रंथ है जिसको कृष्णदेव रॉय ने रचना की थी। कृष्णदेव रॉय जो विजयनगर साम्राज्य है उसके वहाँ के प्रसिद्ध सम्राट थे कृष्णदेव रॉय, अमुक्तमाल्यद की रचना करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 112, किसी बच्चे की सीसा, जो इस तरह से एक जो झूला होता है, इस तरह से झूला होता है इस तरह, इसमें क्या होता है कि अगर एक जो साइड ऊपर चली गई है तो दूसरी क्या है नीचे आ जाती है। इस तरह से जो इसमें क्या होता है दोलन गति होती है। जब दो बच्चे इस पर बैठते हैं तो एक बच्चा ऊपर जाता है दूसरा नीचे, और नीचे की प्रक्रिया उसी निश्चित बिंदु के चक्कर में लगातार बार बार दोहराई जाती है। तो जो सीसा की एक दोलन गति है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। 113 नंबर, इनमें से किसका इस्तेमाल छत निर्माण सामग्री में किया जाता है? तो जैसे कि बात करें यहाँ ऑप्शन नंबर 3 और जो 4 हैं, कोयला गैस बिल्कुल गलत है, कोक बिल्कुल गलत है, यहाँ पर कोलतार और बिटुमेंस। अगर पुराने टाइम की बात करें तो अगर अपन जैसे कि सड़क निर्माण के अंदर कोलतार का उपयोग होता था, लेकिन आजकल क्या है जो कोलतार का स्थान किसने ले लिया? बिटुमेंस ले लिया। और बिटुमेंस का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये वाटर प्रूफ है, जल रोधी गुणों के कारण, वाटर प्रूफिंग के कारण क्या करते हैं ज़्यादातर जो लोग इसका छत निर्माण सामग्री में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक रहेगा, बिटुमेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राहुल अपने घर की छत पर लगी पानी की टंकी का तापमान जानना चाहता है। इस स्थिति में निम्न में से किस थर्मामीटर का इस्तेमाल करेगा? डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी, उपरोक्त दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी की टंकी के तापमान को नापा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या राहुल अगर उसको टंकी का टेम्परेचर चेक करना है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रयोगशाला तापमापी का यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस भाग का इस्तेमाल करते हैं? ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, मध्य और बाह्य दोनों, आंतरिक क्षेत्र। यहाँ पर जो है सुनार बाह्य क्षेत्र का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है अधिकतम क्योंकि ये जो भाग है सबसे गर्म भाग होता है, इसलिए सुनार इस बाह्य क्षेत्र का यूटिलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 116, सुरक्षा यंत्र जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, तो वो कौन सा होता है? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सुरक्षा यंत्र जो है, जो अपना सेफ्टी डिवाइस है वो होएगा फ्यूज़ होगा। अधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है ये गर्म होकर के पिघल जाएगा, और जो अपना सर्किट है परिपथ है उसको बिल्कुल सेफ रखेगा, सुरक्षित रखेगा। 116, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से कौन महाराणा प्रताप की सेवा में शामिल नहीं था? तो महाराणा प्रताप की सेवा में शामिल रावत किशन दास था, भील, सरदार राणा पुंजा और हकीम खां सूर। जो राणा मानसिंह है वो कौन था? वो अकबर, जो अकबर की मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो राणा जो मानसिंह अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। रोहन ने मैग्नीशियम रिबन जलाया, उसे जलाने के बाद उसने राख को इकट्ठा किया और पानी में घोल दिया। इस घोल का नाम क्या है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद में मैग्नीशियम को अगर अपन जलाएंगे O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ से अगर इसको पानी में घोल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल्ट वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थायी बंदोबस्त भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू था? 19% भाग पर लागू था, जहाँ पर चाहे जैसे कि अपने पास बात करें तो बंगाल और जैसे कि जो बिहार हो गया, ये वाला क्षेत्र जैसे कि उड़ीसा हो गया, उसको कवर करता था। तो 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू था। क्वेश्चन नंबर 120। रितु ने अचार को एक प्लास्टिक की बोतल में रखा। कुछ समय बाद उसने दुर्गंध और स्वाद में बदलाव देखा। इस परिवर्तन का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? प्लास्टिक और अचार में उपस्थित तेलों और वसाओं से प्रतिक्रिया करता है। प्लास्टिक हवा को अच्छी तरह बंद नहीं कर पाता, तो गलत हो गया। अचार को केवल कांच की बोतल में रखा जा सकता है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्लास्टिक बहुत भारी होता है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो अपना सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? प्लास्टिक अचार में उपस्थित जो तेल और वसा उससे प्रतिक्रिया करता है, जिससे उसमें दुर्गंध और स्वाद में चेंज देखा। क्वेश्चन नंबर 121। संसाधन अभिशाप रिसोर्सिस कर्स को सबसे अच्छा विकल्प समझाता है। संसाधन समृद्ध क्षेत्र हमेशा समृद्ध होते हैं। बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद हमेशा आर्थिक विकास नहीं होता। केवल गरीब देश ही संसाधनों का समझदारी से उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता किसी भी देश के लिए हानिकारक होती है। तो यहाँ पर संसाधन अभिशाप पूछा, में रिसोर्स कर्स क्या होता है? तो अगर बहुत सारे संसाधन हमारे पास अवेलेबल है तो उससे क्या है, हमेशा आर्थिक विकास नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122। बिजली मिस्त्री को गीले हाथों से काम न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि शुद्ध पानी बिजली का संचालन नहीं करता। करता है, बिल्कुल करता है। पानी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ा देता है। नल के पानी में घुले हुए लवण होते हैं जो बिजली प्रवाहित करते हैं। गीले हाथ तारों का प्रतिरोध कम कर देते हैं। तो मिस्त्रियों को गीले हाथों से काम न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि नल का जो पानी होता है उसमें जो घुले हुए लवण होते हैं वो जो बिजली प्रवाहित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123। किसी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होता है? अपूर्ण वर्ग संख्या, जैसे कि मान लेते हैं अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या 4 से स्टार्ट हो गई, 1 4। अपूर्ण वर्ग संख्या जैसे यहाँ हम ले लेते हैं 2, अगर उसका वर्गमूल करेंगे 2√2, इस तरह से √3 वर्गमूल 3 ना वर्गमूल 5, तो वो क्या है? एक अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 124 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 अंकों वाली संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है और जिसके पहले 2 अंक और अंतिम 2 अंक अलग अलग लिए जाने पर पूर्ण वर्ग है? 6481, 4925, 3625, 1681। तो यहाँ पर जो 1681 है वो 41 का स्क्वायर है। आप देख पा रहे हो कि 16 और 81 को अलग अलग करें तो यहाँ पर 16 4 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125। हरियाणा में शीतकाल में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर शीतकाल में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सभी को पता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 127। प्रकृति का कोई तत्व कब संसाधन बनता है? जब प्रकृति में खोजा जाता है लेकिन उपयोग नहीं होता, बिल्कुल गलत। उपयोग तो होना चाहिए तभी तो संसाधन। जब उनसे उसकी उपयोगिता को पहचानता हो और उसके पास उसके उपयोग करने के साधन हो, बिल्कुल सही बात है। उसकी यूटी, उसकी उपयोगिता को पहचानता हो और उसके उपयोग करने के उसके पास साधन हो। तो 127 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन। गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है
और चूने का पानी और दूधिया रूप का कारण। तो चूने का पानी सबसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा CaOH ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया। गैस तो ये CO2 होगी जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इसका हो गया C। और चूने का पानी हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे का B। दूधिया रूप का कारण कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरे का A। पहले का C, दूसरे का B और तीसरे का A। ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर नजर आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129। जब आलू की कटी सतह पर आयोडीन विलयन की एक बूंद डाली गई तो वह नीला काला हो गया, यह किस की उपस्थिति को दर्शाता है? तो आलू की कटी सतह पर अगर आयोडीन विलयन की बूंद डाली जाएगी तो उसका जो नीला काला होना क्या दिखाता है? वो उसको स्टार्च को दिखाता है। ये बिल्कुल, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 130। वाहन द्वारा तय की गई दूरी, अगर दूरी तय कर वो पूछा है, उस यंत्र का पूछा है, तो वो आएगा ओडोमीटर। अगर वो पूछा कि किस गति से वो जा रहा है तो आएगा स्पीडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 131। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेन-सांग को कहा जाता है, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? CU की, जो कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 132। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, गलत कथन का चयन करें। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स ला सैपल की संधि से समाप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है, हमें गलत चूज करना है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध वांदीवास की संधि से समाप्त हुआ, ये बिल्कुल गलत है, वांदीवास की संधि से समाप्त नहीं हुआ, पेरिस की संधि से। इसका जो तीसरे का आएगा पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है वो इन सन 1763 के अंदर पेरिस की संधि से कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ। चौथा ऑप्शन है प्लासी की जो लड़ाई है 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे और इधर सिराजुद्दौला थे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमें बताना था कि गलत कौन सा, तो गलत तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल, तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 से दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें व सही कूट का चयन करिए। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में याद किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सही है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की, बिल्कुल गलत है, छत्रपति शिवाजी उपाधि धारण की थी। हमें क्या करना, सही का चूज करना है। पानीपत का तृतीय युद्ध 12 जनवरी 1761 को, 1761 को जरूर हुआ, लेकिन ये 12 जनवरी को नहीं, 14 जनवरी को हुआ, 14 जनवरी सन 1761 को हुआ। तो ये कथन अपना गलत हो गया और सही चूज करना है। चौथा और देख लेते हैं। अष्टप्रधान में सर्वोच्च मंत्री पेशवा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा, पहला और चौथा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 134। रमेश एक किसान ने देखा कि उसकी फसल अच्छी तरह नहीं बढ़ रही है। मिट्टी की जांच से पता चला कि उसकी जमीन अम्लीय है। अब अम्लीय अगर उसको उदासीन करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्षारीय डालना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल प्लस अगर क्षार मिलेगा तो उदासीन होएगा। तो इसके अंदर उदासीन, उसमें फिर बेस यानी क्षार की जरूरत पड़ेगी। तो क्षार कौन सा है इनमें से? बूझा चूना, क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बूझा हुआ चूना, क्विक लाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 135 नंबर क्वेश्चन।
अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है वो कंबोडिया के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136, एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? जो भगवान शिव को समर्पित है कैलाश मंदिर, वो किस शासक ने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। महाराष्ट्र में जो अजंता जो एलोरा की जो गुफा ना, उन्हीं का एक हिस्सा है प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर भगवान शिव को, शंकर भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है एलोरा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या पिरामिड द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं दर्शाया जाता? कुल जनसंख्या में पुरुषों स्त्रियों का प्रतिशत भाग बिल्कुल दर्शाया जाता है। किसी देश में आश्रित जो डिपेंड पॉपुलेशन है वो भी दिखाई जाती है। किसी देश में सरकारी रोजगार प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। जो सरकारी रोजगार प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का आयु वर्ग वो बिल्कुल दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। 138 नंबर क्वेश्चन, एक विज्ञान अध्यापिका ने कक्षा में एक बीकर में 20 मिलीलीटर पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार यानी बेस का घोल है, तो फिर उन्होंने एक कान साफ करने वाली बत्ती को एक घोल में डुबोकर सफ़ेद कागज़ पर इंडिया लिखा। कागज़ के सूख जाने के बाद उन्होंने उस पर गुलाब जल संकेत चाइना रोज इंडिकेटर का घोल छिड़का। कागज़ पर लिखा शब्द इंडिया किस रंग का दिखाई देगा? अगर एक क्षार है ये, अगर ये सारी घोल के संपर्क में आएगा तो हरे रंग में बदल जाता है, तो इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर यहीं बात करें, अगर वो अम्लीय घोल के संपर्क में आता, अगर वो एसिडिक मीडियम, अम्लीय घोल एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर संपर्क में आता, अम्लीय घोल में आता, तो फिर किस में वो किस रंग में बदल जाता? फिर वो गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी में रंग दिखाई देता है उसमें। फिलहाल अगर वो क्षार के संपर्क में आया तो क्या आएगा? हरा रंग। 139 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में सही कौन कौन से कथन सत्य हैं? सही कूट का चयन करना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की, बिल्कुल सही बात है। यहाँ 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, सही है। भूटान, नेपाल, जापान, श्रीलंका आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा, व्याकरण, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान, गणित, दर्शन इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल, चारों कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो 139 का चौथा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, मनाली लेह राजमार्ग में निम्न में से किस दर्रे से होकर नहीं गुजरता? मनाली लेह बारालाचा से बिल्कुल गुजरता है, और लून गालाचा दर्रा से गुजरता है, रोहतांग दर्रा से गुजरता है, लेकिन इसका जो खैबर दर्रा इससे नहीं गुजरता। खैबर दर्रा कहाँ है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान है इसकी सीमा पर कौन सा स्थित है? खैबर दर्रा। मैं पूछा कि नहीं गुजरता, तो वो आएगा खैबर दर्रा। 141 नंबर क्वेश्चन, चोल काल में नाडु क्या थे? चोल काल में नाडु क्या थे? चोल काल में नाडु क्या थे? जिला थे। और वहीं अगर बात करें प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांतों को क्या कहा जाता था? वहीं पूछे तो मंडलम कहा जाता था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, और मंडलम को फिर आगे किस में डिवाइड किया गया था? आगे जिला में, जिसको क्या बोला गया यहाँ पर? नाडु बोला गया। क्वेश्चन नंबर 142, पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझाई जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है? पानी से क्या लिखा हुआ है कि भारी होता है? भारी नहीं होता, हालांकि क्या होता है? हल्का होता है। और वो क्या होता है? ऊपर ऊपर ना उसमें वो नीचे नहीं बैठता, और ऊपर ऊपर वो जलता रहता है। तो यहाँ पर कथन ए सही है, लेकिन जिसका जो कारण आ रहा है वो असत्य है। तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है।
क्वेश्चन नंबर 143, हरियाणा राज्य के किस जिले में गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित करके इस विलुप्त प्रजाति को बचाया जा रहा है? तो वो अपने हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है वो गिद्ध जो प्रजनन केंद्र। 144 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। तो पुर्तगाली जो गवर्नर थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, एक अल्बुकर्क नाम का था, अल्बुकर्क, जो कि ये पुर्तगाली था। और उसने क्या किया, 1510 के अंदर गोवा पर अधिकार कर लिया। और बीजापुर का सुल्तान था, उससे क्या गोवा को जीत लिया था। झूमिंग, जो घूम घूम करके खेती करते हैं, एक टाइम के बाद क्या होता है, फसल का जो वो उपजाऊ नहीं रह जाती और फिर वो चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो वो झूमिंग भारत के कौन से क्षेत्र में प्रचलित था? उत्तर पूर्व के अंदर प्रचलित था, जिसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि असम हो गया, इसके अंदर नागालैंड हो गया, इसके अंदर मेघालय हो गया, ये जो राज्य आते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन, यदि आपको कोची और मंगलुरु दोनों तटीय शहर की सांद्रता की तुलना करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सांद्रता, उनकी जो ह्यूमिडिटी अगर हमें चेक करनी है, दोनों शहरों के मौसम पूर्वानुमान डेटा को देखना, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर से सीधे आर्द्रता मापना, बिल्कुल ये बिल्कुल सही रहेगा। तो ऑप्शन 146 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर गुरु हरगोविंद की बात करें तो वो ए ऑप्शन के अंदर तीसरा जो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, मीरी और पीरी। मीरी और पीरी क्या थे? दो तरह की जो तलवारें थी। गुरु हरगोविंद, मीरी और पीरी। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो वो आएगा, उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अंगद देव जिन्होंने गोविंदवाल की स्थापना की। और गुरु गोविंद सिंह जो कि पावटा साहिब हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पावटा साहिब हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो 147 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन कहाँ ठीक बैठ रहे हैं? पहले का तीसरा, तो ये दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। क्वेश्चन नंबर 148, हिमालय को अक्सर एशिया का जल मीनार कहा जाता है, इससे मुख्यतः क्या संकेत मिलता है? ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं, ये बड़ी मात्रा में पानी संग्रहित करते हैं और इससे प्रमुख नदियों की पूर्ति करते हैं, ये भारत को शेष एशिया से अलग करते हैं, या विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है? ये बड़ी मात्रा में पानी संग्रहित करते हैं और इससे प्रमुख नदियों को आपूर्ति करते हैं, सप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, वायु दाब मापी बैरोमीटर, इसकी जो रीडिंग है यहाँ पर MB, जिसको बोलते हैं मिली बार। मिली बार रीडिंग 1000 MB से कम होने पर मौसम वैज्ञानिक क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि ये इससे क्या होता है, दबाव कम होने से तूफान या चक्रवात का संकेत हो सकता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150, एक किसान अपने आंगन में गाय के गोबर गैस संयंत्र बनाता है ताकि गोबर से ऊर्जा प्राप्त कर सके। वह किस प्रकार का ईंधन बना रहा है? तो गाय के गोबर से गोबर गैस संयंत्र बना रहा है, तो वो कौन सा हो गया अपने पास? कौन सा हो गया? नवीकरणीय ईंधन हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई? वो ही 12 अक्टूबर सन 1993 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है? सेक्युलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा दिए बिना क्या करता है? सभी धर्मों को समान मानता है, समान रूप से उनका सम्मान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राज्य किसी का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। निम्न का उचित मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा के,
निर्वाचित से लोकसभा के अंदर कितने होंगे 543 और राज्यसभा के अंदर कितने 233 233। वहीं अगर फौजदारी कानूनों की बात करें तो वो किस में आता है, जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, चोरी हो गया, हत्या हो गया। और दीवानी कानून जो सिविल लॉ होते हैं उसमें क्या था, ज़मीन की बिक्री, किराया। तो 153 नंबर क्वेश्चन का जो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 154 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकृति में पुनर्जनन रीजनरेशन का सिद्धांत दिखाता है? मनुष्यों द्वारा प्लास्टिक का पुनर्चक्रण, जंगल का आग लगने के बाद फिर से हरा भरा होना, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग, बिजली बनाने के लिए कोयले का खनन। तो यहाँ पर जंगल का आग लगने के बाद फिर से हरा भरा होना बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रकृति में अगर पुनर्जनन रीजनरेशन का सिद्धांत देखना है तो कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ये अपने संविधान के अनुच्छेद नंबर 24 में बलात् श्रम, जहाँ पर क्या है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में लगाना प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 156, यदि i बराबर 3/4 भाग में 5/6 इस तरह से दूसरी, तीसरी और चौथी, हमें बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। यहाँ जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ कि i बराबर कितना लिखा हुआ है 3/4 भाग में 5/6, और यहाँ 3/4 है, ये भाग गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/6 6/5 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ऊपर तो बन गया 3 3 9, नीचे 5 दूना 10। तो पहला हो गया 9/10 हो गया। सेकंड है i बराबर कितना लिखा हुआ है 3 भाग में इस तरह से 4 भाग में 5 भाग में 6। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले 3 भाग में, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, तो 4 भाग में 5 4/5, और ये भाग गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 6 आएगा, ये 1/6 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 2 दूना 4 3 दूना 6, ये हो गया 3 भाग में 2/5 दिए 15, फिर 3 भाग गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/15 15/2 हो जाएगा। तो ये 15 या 45/2, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर 45/2 मिलते हैं। तीसरे में देखते हैं, तीसरा लिखा हुआ है कि 3 भाग में 4 भाग में 5 भाग में 6। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले 3 भाग में 4 भाग में 5 है, तो इसको लिखेंगे 4/5 भाग में 6, फिर 3 ये भाग को गुना में 4/5 है, 5/4 लिखेंगे भाग में 6, 5 या 15/4, ये भाग गुना में 6/1 1/6 हो जाएगा। ये दोनों 3 2 3 6 5 3 15, तो ऊपर 5 नीचे 4 दूना 8 5/8 मिलेगा। चौथा ऑप्शन, चौथा जो कथन है वो देख लेते हैं। फोर्थ लिखा हुआ है कि 3 भाग में 4 भाग 6, तो 3 भाग में 4, 5 भाग में 6 लिखेंगे, गुना 5/6। यहाँ से फिर 3 भाग में 5 चौका 20/6, भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, 20/6 को 6/20 लिख देंगे। यहाँ से 3 दूना 6 10 दूना 20, तो 3 3 9/10। तो पहले के अंदर 9/10, दूसरे में 45/2, तीसरे में 5/8, चौथे में 9/10। तो आप ये कौन से ऑप्शन के अंदर देख पा रहे हो? तो यहाँ पर पहला और जो चौथा वो बिल्कुल बराबर है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रेन यात्रियों की एक पूर्ण संख्या के साथ शुरू होती है, पहले स्टेशन पर ट्रेन यात्रियों का 1/3 भाग उतारती है और 96 और यात्री चढ़ते हैं। अगले स्टेशन पर ट्रेन में मौजूद यात्रियों में से आधे उतर जाते हैं, जबकि 12 नए यात्री ट्रेन में
चढ़ते हैं। यदि अब ट्रेन में यात्रियों की संख्या 240 है तो शुरुआत में यात्रियों की संख्या क्या थी? आइए अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन यात्रियों की पूर्ण संख्या के साथ शुरू होती है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यात्री कितने थे, एक्स यात्री उसमें चढ़े थे। पहले स्टेशन पर ट्रेन यात्रियों का एक तिहाई भाग उतर जाता है, तो स्टार्टिंग के अंदर एक्स चढ़े थे और एक्स का एक थे, यानी कि x/3 भाग उतर गया, तो उसमें से घटा देते हैं। और 96 और यात्री चढ़ते हैं, तो 96 और यात्री चढ़ते हैं, 96 इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगले स्टेशन पर ट्रेन में मौजूद यात्रियों में से आधे उतर जाते हैं, तो पहले इसको अगर एक बार हल कर लेते हैं, इनमें से फिर आधे उतर जाएं। यहाँ से फिर इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 की एक्स के साथ 3x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x/3 प्लस 96। अब इतने यात्री बचे हैं, अब इतने यात्रियों का जो आधे यात्री उसमें से उतर जाते थे, इसका आधा करते हैं। फिर आधा करने के लिए 1/2 से गुना कर देंगे, 1/2 गुना 2x/3 प्लस 96। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, x/3 प्लस फिर 2 की 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 का आधा करेंगे, कितना मिलेगा, 48। आगे क्वेश्चन पढ़ते, जबकि 12 नए यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं। अब इसमें 12 नए यात्री ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, तो 12 नए यात्री चढ़ते हैं, इसके अंदर क्या कर देते हैं, 12 हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो अब कितना मिलेगा, x/3, 48 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 60। यदि अब ट्रेन में यात्रियों की संख्या, अब ट्रेन में कितने यात्री हो गए, 240, तो बराबर 240 साथ लेके चलेंगे। यहाँ से x/3 एज इट इज़, प्लस का 60 उधर जाएगा, माइनस का 60, 240 में से 60 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 180। यहाँ से आर पार गुना करेंगे तो x और कितना मिलेगा हमें, 18×3 = 540, 540 इसका बिल्कुल ठीक रहेगा, 540 इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर 540 ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158। दो भैंसों की कीमतों का अनुपात 16:23 था। 2 साल बाद जब पहली भैंस की कीमत 10% और दूसरी भैंस की कीमत 477 बढ़ गई, तो उनकी कीमतों का अनुपात 11:20 हो गया। दोनों भैंसों की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 158 को। यहाँ दो भैंसों की कीमत का अनुपात था स्टार्टिंग के अंदर 16:23, तो इसको लिखेंगे 16 के और 23 के। तो यहाँ से जो पहली भैंस की कीमत है वो 10% बढ़ गई। अब 10% का मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब हो गया 10% को हटाएंगे तो नीचे कितने आएगा, 100। तो यहाँ से आएगा 0.1। तो इसका मतलब जो 10% बढ़ गई, तो 16 के गुना 10% यानी 0.1। इसको हल करते हैं तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से, सोलह अनुपात 23 था, जिसमें 2 साल बाद जब पहली भैंस की कीमत 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, इसका मतलब वो कितना होगी, 110%। प्रतिशत नीचे 100, इसका मतलब 1.1। यानी लिखेंगे इसको ऐसे, इसको लिख लेते हैं 16 के और 23 के, 16 के और 23 के लिख लेते हैं। तो यहाँ से
16 10% बढ़ गई तो लिखेंगे 16 के गुना 1.1। इसको हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16 एकम 16 और 1 17, यानी कि 17.6 के। वहीं अगर दूसरी भैंस की कीमत 477 बढ़ गई है, यानी पहले कितनी थी? 23 के। अब इसमें कितना जोड़ देंगे? 477, 477 बढ़ गई। अब उनकी कीमतों का जो अनुपात कितना हो गया? अब उनकी कीमतों का अनुपात हो गया 11:20। अब अनुपात चेंज हो गया, 11:20 हो गया। तो उसी अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसको हल करते हैं तो लिखेंगे 17.6 के डिवाइड 23 के प्लस 477, 477 बराबर 11/20। यहाँ से फिर आर पार गुना करेंगे तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा हमें सॉल्व करने पर? यहाँ से हमें मिलेगा के बराबर कितना मिलेगा? 53 मिलेगा। तो क्या आप ऑप्शन नंबर के बराबर हमें मिला के बराबर हमें मिला 53। हम मान के चले थे इसको 16 के कोमा 23 के, तो के की वैल्यू 53 है। तो 16 गुना 53 करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 848, और 23 गुना अगर हम 53 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1219। तो 848 और 1219 जो कि पहले ऑप्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 159। यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 36 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या पूछी है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा 360 और डिवाइड में कितना कर देंगे? 36। तो यहाँ से भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास? 10। क्वेश्चन नेक्स्ट। ज्यामिति का कौन सा शब्द आप अपनी पुस्तक के किनारे से जोड़ेंगे? ज्यामिति, ज्योमेट्री का कौन सा शब्द आप अपनी पुस्तक के किनारे से जोड़ेंगे? तो जो पुस्तक का जो किनारा वो क्या करता है? एक सीधी एक रेखाखंड को शो करता है, जिसके जो निश्चित एक अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट इसका आंसर आ जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन। हास्याकरण का सीधा संबंध किससे है? लोगों को शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में ले जाना। गलत। समूहों को समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किनारों पर धकेलना। बिल्कुल सही है, राजनीतिक किनारों पर उनको धकेलना। क्वेश्चन नंबर 162। कौन सा कथन मौसम और जलवायु में अंतर को सबसे सही दर्शाता है? मौसम को थर्मामीटर से मापा जाता है, जलवायु को नहीं। मौसम प्रतिदिन बदलता है, जलवायु दशकों से चली आ रही एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति है। मौसम केवल वर्षा से जुड़ा है, जबकि जलवायु केवल तापमान से जुड़ी है। मौसम ऋतुओं के साथ बदलता है, जबकि जलवायु कभी नहीं बदलती। तो इसका जो मौसम प्रतिदिन बदलता है, जलवायु दशकों से चली आ रही एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन है। मोहित एक शर्ट के लिए 7x-4 रुपये और एक जोड़ी पतलून के लिए 2x+8 रुपये खर्च करता है। यदि वह दुकानदार को 1000 रुपये का नोट देता है तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? यहाँ से 7x-4 किस शर्ट पर खर्च कर दिए, पतलून के लिए 2x+8 कितने खर्च कर दिए? टोटल 9x+4 खर्च कर दिए। 1000 का नोट देगा तो कितने वापस देगा? तो इसका मतलब 1000 का नोट दिया तो 1000 में से क्या करेंगे आप? आइए माइनस कर देंगे। 1000 में से माइनस कर देंगे। 1000 का नोट दिया तो 1000 माइनस 9x-4। तो यहाँ से
यहाँ से करेंगे तो फिर 1000 माइनस 9x माइनस 4, 1000 में से 4 कटाएंगे तो 9 माइनस 9x, तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा है? पर्सनल जो लिबर्टी है वो अनुच्छेद नंबर 21। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 32। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें आएगी? अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये केवल और केवल किसके अंदर होता है? आयत और वर्ग के अंदर होता है। आयत और वर्ग के अंदर उसके जो विकर्ण बराबर होते हैं, बाकी में नहीं होते। आयत के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये भी गलत हो गया। आयत के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये भी गलत हो गया। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि यह एक समचतुर्भुज हो। बिल्कुल सही बात है, यह कोई जरूरी नहीं है कि वो एक समचतुर्भुज हो। पतंग के विकर्ण भी क्या करते हैं? समकोण पर काटते हैं। चौथा, हर चतुर्भुज या तो एक समलंब चतुर्भुज या एक समांतर चतुर्भुज या एक पतंग होता है, ये भी गलत हो गया। तो 165 का जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक रहेगा। 166 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, कितने नंबर हो गए टोटल? 1 2 3, 3 और कुल कितने होते हैं? 6, तो कितना आ गया? 1/2। 167 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना? तो अनुसूचित जाति और जनजाति ये बना था 1989 में, 1989 के अंदर। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक समकोण त्रिभुज जिसके अंदर एक जो कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका परिमाप कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका कर्ण तो दे ही रखा है कि 26 है, और हमें ये साइड मान लेते हैं कि अपने पास x है, और ये साइड मान लेते हैं कि अपने पास y है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? यहाँ से x प्लस वाई प्लस 26 बराबर 60। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 26 उधर जाएगा तो माइनस का 26। तो यहाँ से 60 में से 26 घटाएंगे, कितना बचेगा? 34। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट हमें पूछा, इस क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकालना पड़ेगा, दोनों तरफ फर्क करना पड़ेगा हमें, वो रिजल्ट आगे काम में आएगा। दोनों तरफ फर्क करेंगे तो मिलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर करेंगे। 34 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, और 34 का स्क्वायर कितना होता है? 1156 होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ देखें तो फिर इस त्रिभुज के अंदर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। तो यहाँ से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बराबर 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 676 ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 676। तो इसकी जगह 676 रखेंगे 676 प्लस 2xy बराबर 1156। तो 2xy बराबर कितना आ गया 1156 में से 676 घटा देंगे यहाँ से 0.8 कितना मिलेगा 480 और एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 240 आ जाएगा। ध्यान याद रखना एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 240। अब फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना एक्स गुना वाई। तो 1/2 गुना एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है 240। 240 को 2 से भाग कर देंगे कितना मिलेगा 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 169। दो संख्याओं का योग 80 है। यदि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है तो हमें संख्याएं निकालनी है। दो संख्याओं का योग कितना हो गया 180। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 80 आ गया। और जो एक संख्या का 3 गुना यानी 3x और दूसरी संख्या का 5 गुना यानी कि 5y दोनों के दोनों बराबर है। तो यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं कितना x की वैल्यू 80 प्लस का इधर जाके माइनस का y आएगा 3 एज इट इज़। x की जगह 80 माइनस वाई पुट कर देते हैं बराबर 5y एज इट इज़ रहेगा। 8 3 24 240 माइनस 3 की y के साथ 3y बराबर 5y। माइनस 3y इधर जाएगा तो प्लस का 3y 5 और 3 8y बराबर 240 है। 8 से भाग करेंगे 240 को कितना आएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से y बराबर कितना मिलेगा 30। y 30 है तो x कितना आएगा 50। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 170। नेपाल किस वर्ष लोकतांत्रिक देश बना। तो नेपाल बना था सन 2008 के अंदर। प्रश्न संख्या 170। नेपाल किस वर्ष लोकतांत्रिक देश बना। 2005 2006 2007 2008। तो नेपाल किस वर्ष लोकतांत्रिक देश बना सन 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक देश बना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य हमें इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है। अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका जो अंकित मूल्य है मार्केट जो प्राइस है इसका अंकित मूल्य इसका 550 रुपये यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए। इसका मतलब इसे कितने में बेचा जा रहा है 550 का हम 100 में से वो जो 40% जितनी छूट दे रखी है वो घटा के लिखेंगे। इसका मतलब इसे 60% पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ आप नीचे वाले दोनों जीरो से ऊपर वाले दोनों जीरो को कट कर सकते हो और 55 की 6 के साथ गुना करोगे तो कितना मिलेगा 6 5 30 30 और 3 कितना होता है 33। इसका मतलब इसे 330 रुपये में बेचा जा रहा है। और जिस पर बेचा जा रहा है वो क्या चीज़ होती है अपना विक्रय मूल्य होता है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला कि विक्रय मूल्य क्या है इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। इसका मतलब ये वाली जो राशि है 330 ये 10% अधिक है। इसका मतलब 10% अधिक का मतलब ये 110 है। 110% है तो 110% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 330 330 है। और हमें एक बार निकाल लेते हैं 1% कितना आएगा 3 और हमें निकालना है 100% क्योंकि 100% यहाँ क्रय मूल्य है। तो 100 गुना 3 करेंगे तो 300 ये हमें क्या मिलेगा क्रय मूल्य मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य पूछा था तो क्रय मूल्य का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन के अंदर देखते हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो
तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा 300। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1/4 का 4 गुना करने पर प्राप्त का दुगना क्या होगा? 1/4 का 4 गुना करने पर, 4 गुना किया तो कितना मिला? 1। बस 1 का क्या करना है? दुगना। 1 का 2 गुना 2 होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत केतली, हीटर, गीजर आदि बनाने में किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत चुंबकत्व, स्थैतिक प्रभाव। तो इसके अंदर क्या होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। निम्नलिखित में से कौन सा मान k का हो सकता है जिससे संख्या 217924 के 6 से विभाज्य हो? तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए वो जो संख्या 6 से विभाज्य के लिए वो संख्या किससे भाग होनी चाहिए? क्योंकि 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 बराबर कितना आएगा? 2 गुना 3। इसका मतलब 2 और 3 वो दोनों से भाग होनी चाहिए, जो 2 के पहाड़े में भी और 3 के पहाड़े में भी है, तो वो क्या है? 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं हम कि जो 2 के लिए अगर भाग होगी तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2468 02468 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 264 में से हो सकता है। फिर देखते हैं 3 के लिए। 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए जो अंकों का जोड़ है वो क्या होना चाहिए? 3 के लिए अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ जोड़ करते हैं, 2 और 1 3 और 7 10 और 9 19 और 2 21 और 4 25 25। 25 के अंदर क्या और जोड़ दें? 25 के अंदर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 25 में 4 जोड़ते हैं तो 29, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता। 25 में 6 जोड़ते हैं 31, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता। 25 और 2 27, तो जो कि 3 के पहाड़े में आता है। और वैसे 2 से भी डिविजिबल है, तो इसमें 174 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई? भोपाल गैस त्रासदी की घटना दिसंबर 1984 में हुई। और पूछे तो कौन सी, जो अगर यहाँ पर पूछे कि भोपाल गैस त्रासदी के अंदर, भोपाल के अंदर यहाँ पर वो जो कंपनी का नाम पूछे तो आप क्या लिखोगे? कंपनी का नाम पूछे तो यूनियन कार्बाइड। वहीं अगर गैस का नाम पूछे तो गैस कौन सी थी? गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस थी। तो इसका चौथा जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, दिसंबर 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई। भारत में धन विधेयक केवल पेश किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के किसी भी सदन में। तो भारत में धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद, धन विधेयक का जो वर्णन संविधान के अनुच्छेद नंबर कौन से वर्णन है? अनुच्छेद नंबर 110 के अंदर धन विधेयक के बारे में बताया गया है और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 177। 23/12 का होल स्क्वायर माइनस 23/11 गुणा 23/13, क्या लिखेंगे? 23/12 तो होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 23/11 को लिखेंगे 23/12 माइनस 1, और 23/13 को लिखेंगे 23/12 प्लस 1। 23/12 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 23/12 का होल स्क्वायर प्लस का, ये 23/12 का होल स्क्वायर माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमारा जो आंसर यहाँ से कितना मिलेगा 1। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 178, यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगी। तो यहाँ पर एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है। मान लेते हैं कि राशि अपने पास राशि थी 1, अब 1 से कितना हो रही है 2 हो रही है। और कितने समय में हो रही है, टाइम पूछे तो कितने समय में हो रही है, टाइम पूछे तो 10। शुरू में जो प्रिंसिपल अपना जो मूलधन कितना था 1, और अब जो मिश्र धन है वो 2 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ब्याज कितना आ गया। ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज कितना आएगा, 2 में से 1 घटा देंगे कितना आ गया 1। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, यहाँ से साधारण ब्याज का सूत्र होता है अपने पास बराबर PRT, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। अटेम्प्ट करते हैं यहाँ से। साधारण ब्याज कितना 1 बराबर मूलधन कितना 1, दर हमें निकालनी है, समय कितना आ गया 10 साल बटा में 100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो R बराबर कितना आ गया यहाँ से 10%। इसका जो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, 179, 0.7499 निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो यहाँ से जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करना होता है, जो भी हमें स्टेटमेंट दी होती है उसमें जो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद में 4 अंक, तो यहाँ भी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर दशमलव के बाद में 4 अंक लिख करके उसको सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ जैसे कि 0.7499, फिर आगे 2 आ गया। अब जैसे यहाँ 0 लगाएंगे तो हालांकि ये तो बड़ा हो गया तो ये तो हो नहीं सकता। आगे बात करें तो यहाँ 0.759, यहाँ 0 लगाएंगे तो ये भी ऑलरेडी बड़ा होगा तो ये नहीं हो सकता। फिर आगे 0.7 फिर यहाँ लगाएंगे तो ये, इससे क्या है जो बड़ा नंबर है वो भी छोटा रह गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बचता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 0.749, यहाँ अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। क्वेश्चन लास्ट 180, 5/5 ऑफ ये जो बोर्ड मास जो रूल है उस हिसाब से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 5/5, 5, फिर लिखा हुआ है भाग में 5, यहाँ ब्रैकेट डाली हुई है, फिर लिखा हुआ है ऑफ, फिर 5 गुना 2 प्लस 2 भाग 2 ऑफ 2 गुना 5 माइनस 5 माइनस 2 भाग 6 गुना 2। सबसे पहले बोल्ड मास रूल के अकॉर्डिंग किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 5 भाग, तो ऑफ में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 डिवाइड 2 ऑफ 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस, यहाँ 7 ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 भाग 6 गुना 2। नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं डिवाइड वाला पोर्शन। 5 भाग में 25 करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 1/5 गुना 2 प्लस यहाँ 2 भाग में 4 तो कितना मिलेगा 1/2, फिर गुना 5 माइनस 3 भाग में 6 तो कितना मिलेगा 3 दूना 6 1/2, फिर गुना 2। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से मिलेगा 2/5 प्लस यहाँ से मिलेगा 5/2 माइनस 2 से 2 कटेगा कितना मिलेगा 1, 5 और 2 का लघुत्तम आएगा 10। यहाँ ऊपर नीचे 2 से गिना, 2 दूना 4 प्लस यहाँ ऊपर नीचे
5 से, 5 5 25 माइनस यहाँ ऊपर नीचे किससे गुना 10 से, 25 में से 4, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, में से 10 घटाएंगे तो 19/10। तो इसके अंदर इसका जो चौथा ऑप्शन है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 19/10। इस तरह इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके अंदर 19/10 जो कि चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन SCET पार्ट सेकंड के अंदर 91 से लेकर के 180 तक क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। कैसे लगी क्लास बच्चों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।